नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, SYBA साहित्यिक हिंदी, इस प्रश्न पत्र के प्रथम सत्र में आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी देख रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है दूसरे और इसके लेखक है कमलेश्वर जी। आज हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं। सबसे प्रथम हम कहानीकार कमलेश्वर जी का परिचय लेते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 और मृत्यु 27 जनवरी 2007 में हुई है। हिंदी लेखक कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसे अनेक विधाओं में अपनी लेखनी प्रतिभा का परिचय दिया हुआ है। आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम आदि फिल्मों की पटकथाएं भी इन्होंने लिखी हुई है। 1995 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सारिका, युग धर्म, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के भी वह संपादक रह चुके हुए हैं। कमलेश्वर ने अपने 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथा लिखी हुई है। ऐसे हिंदी साहित्य के एक सशक्त लेखक और इनकी एक कहानी हमें आज अध्ययन के लिए है। आइए हम कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी दूसरे इसका स्वाद लेते हैं। कहानी का अंश प्रथम इस प्रकार से है। कहानी दूसरे, लेखक कमलेश्वर। छोटी छोटी नौकरियां करते उसका मन ऊब गया था। उन्हें नौकरियां भी नहीं कहा जा सकता। 2 बच्चों को पढ़ा देना, दूध डिपो पर सुबह या शाम दूध बांटना या किसी दफ्तर में किसी की एवजी पर 15 दिन काम कर देना, यह नौकरियां नहीं थी। यह सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। घर में रहते हुए हर वक्त यही लगता कि सबकी निगाहों में एक सवाल है कि आखिर वह करना क्या चाहती है। इतने भाई बहनों का परिवार, सबसे बड़ी वह, ऊपर से कोई भाई ही होता तो शायद यह चुभन इतनी न होती। पिताजी दोपहर का खाना लेकर सुबह ही निकल जाते हैं तो शाम गए लौटते हैं। जब बाजार बंद हो जाता है, हर वक्त घर में जरूरत सी बनी रहती है। कोई तो ऐसा नहीं है जो कह सके कि नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब मिनट 2 मिनट के लिए उसका ध्यान इस बात पर जाता है तो बड़ी परेशान होती है। पढ़ाई, BA तो कर लिया, पर कैसे, यह वही जानती है। पिताजी हर साल किसी ऐसी संस्था के पास भागते रहे हैं जो उसकी पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद दे सके। यह बात उसे बहुत चुभती रही है, लेकिन कह क्या सकती थी। घर की इतनी बिसात नहीं थी कि उसे इतना पढ़ा सके। आखिर और भी तो पढ़ने लिखने वाले थे। सभी भाई और बहनें स्कूल में जाते थे और पिताजी हर जुलाई में उनकी फीसें माफ करवाने के लिए भाग दौड़ करते थे। अब भी करते हैं। इतना जोड़ तोड़ करना पड़ता है उन्हें, फिर भी वह सब नहीं हो पाता जो वह चाहते हैं। और इस सब के बीच उसकी अपनी स्थिति बहुत अजीब हो उठी है, खास तौर से इसलिए कि वह कुछ भी नहीं कर पाती। कहीं ऐसी सर्विस भी नहीं मिलती जो जरा पैसे जमा दे।
कम से कम तब वह इस घरेलू दुखद स्थिति से उबर सकती है। और माँ बाप है कि कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी सी कोशिश तो करती ही है। और जिन दिनों कोई काम उसके हाथ में नहीं होता, तब न जाने क्यों घर पराया सा लगने लगता है। इसलिए नहीं कि घर में कोई कुछ कहता है, बल्कि इसलिए कि इस संबंध में कोई कुछ नहीं कहता। और तभी उसे माँ की एक बात ज्यादा बुरी लगती है, जिसका कोई संबंध उसकी नौकरी से नहीं होता। शादी की चर्चा चलते ही एकाएक उसे अपनी बेकारी का बहुत गहरा एहसास होने लगता है। और यही बात उसे बुरी भी लगती है। न मालूम ऐसा क्या होता है कि जिन दिनों वह बेकार होती है, तभी शादी की बात घर में उठती है। तब वह गहराई से माँ या पिताजी की आंखों में कुछ खोजने की कोशिश करती है। और एक क्षण के लिए तब उसे बड़े तीखे अपमान का बोध होता है। लेकिन उसके व्यवहार में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि वह अपनी धारणा को पक्का बना सके। और कुछ देर बाद ही सब कुछ सहज सा हो जाता है। शादी का उसने विरोध भी किया है। जिन दिनों वह सर्विस करती है, उस विरोध में एक वजन आ जाता है। जैसे नौकरी अपने आप शादी ही की जरूरत को पीछे ठेल देती है। लेकिन बेकारी के दिनों में वह खुद बहुत गलत गलत सा महसूस करने लगती है। और माँ या पिताजी जब धीरे से किसी लड़के की चर्चा करते हैं, तो उसका विरोध अपने आप कमजोर पड़ता दिखाई देता है। मना वह तब भी करती है, पर मात्र जिद होती है, पीछे कोई वजनदार तर्क नहीं। और उसे खुद शादी न करने की अपनी बात खोखली सी लगने लगती है। अगर नहीं करेगी तो क्या करेगी। सपने बहुत से हैं, सर्विस मिल जाए तो धीरे धीरे सब पूरे हो जाएंगे। शायद उसका अपना अलग कमरा भी हो जाए, और वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी तरह से ढाल सके। भाई बहनों को भी मर्जी के मुताबिक सम्मानित जिंदगी दे सके। अभी तो सिर्फ रहम पर पूरे घर की जिंदगी बीत रही है। दुकान का मालिक अगर पिताजी को बुढ़ापे की वजह से निकाल दे तो क्या होगा। स्कूलों में भाई बहनों की फीस माफ न हो तो क्या होगा। आस पड़ोस वाले उन्हें उस रहम भरे प्यार से न देखे तो क्या होगा। और खुद उसकी नौकरियां, दूध डिपो के एरिया मैनेजर के ने इसलिए तो उसे काम दिया था कि पैसे की मदद हो जाएगी। और उन्होंने बड़े उपकार के भाव से कहा था, हरवंश लाल जी, जब तक आपकी लड़की को कहीं और सर्विस नहीं मिलती, दूध डिपो पर भेज दिया कीजिए। मैं कुछ कहाँ दोगे, 40-45 रुपए भी क्या बुरे हैं। तब अजीब सी चोट लगती थी। और बगल के और सिप साहब ने यह भी कहा था, बाबू हरवंश लाल जी, सुनीता से कहिए दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो, 20 रुपए में दे दिया करूंगा। बहुत सी बातें हैं जो उमड़ आती है। सफाई करने वाले जमादारिन की तारीख भी निकल जाने पर नाराजी से कभी पैसे नहीं मांगती, औरों से झगड़ा करती है, बीच गली में चीखती चिल्लाती है। कर्ज वाले भी हर महीने घर वालों की तरह आते हैं, और बाहर वाले कमरे में फुसफुसाकर बात करते और चले जाते हैं। जब भी कभी घर में कोई चीज लगने की बात होती है, तो भीतर भीतर पाप सा बोध होता है, जैसे कर्जा वालों को धोखा दिया जा रहा है। अपने लिए एक अच्छी साड़ी लेते हुए मन चोर की तरह कातरता है, और दर्जी को महंगे कपड़े सिलने के लिए देते हुए बहुत संकोच होता है। एक बार सिलाई के पैसे चुक जाए, तब कोई कीमती कपड़ा भी सिलवा लिया जाए। पर ऐसे तो उसके सामने भी बेईमानी का हल्का एहसास होता है। और तब जिंदगी हर तरह से जकड़ी हुई लगती है, जैसे कोई किया ही नहीं जा सकता। हर तरफ आंखें हैं जो रहम करती है। और एक बार जिद करके अगर उसे जकड़न से टूट कर निकल भी आया जाए,
तो वे आंखें बदल जाएंगी, उनमें हिकारत तैरने लगेगी और जीना दूभर हो जाएगा। ऐसी सर्विस मिलती नहीं जो इस नाक फांस को जरा ढीला कर दे कि वह कभी रेशमी साड़ी पहनकर अपने में संतुष्ट सी घर से निकल सके, भाई बहन पूरी फीस लेकर स्कूल जा सके और माँ मोहल्ले की औरतों से जी खोल कर बात कर सके, सुख दुख में खुले दिन से शामिल हो सके। पर ऐसा नहीं हो पाता। उसके सारे व्यक्तित्व का वजन कहीं खोया हुआ है और खुद सुनीता को भी अपनी बातें इसलिए बेकार लगने लगती है, उनके पीछे वह शक्ति ही पैदा नहीं हो पाती जिसके सहारे जिंदगी पर आदमी की पकड़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। घर के सभी लोग जैसे दूसरों का मुंह देखते रहते हैं, घर का नितांत अपना निर्णय ही कोई नहीं होता। जरा जरा सी बात में उन दूसरों का दखल रहता है जो घर के नहीं है, किंतु धुंधला सा दखल है दूसरों का। पर किसका, कितना संपूर्ण। घर में मशीन आए कि ना आए, इसे अपनी अनुपस्थिति में ही कर्जदार तय कर लेते हैं, बिल्कुल अनजाने तरीके से। माँ के और बच्चे हो या न हो, इसका फैसला पड़ोसी कर चुके हैं। पिताजी चुनाव में किसे वोट दे ये दूसरे तय कर देते हैं और उन्हें इस बात की कसक भी नहीं होती क्योंकि वह सोचकर अपना निर्णय ले सके। ऐसी जिंदगी तो कभी हासिल नहीं हुई। भाई बहन क्या पढ़े और किस लाइन में जाए, ये निर्णय उन स्कूलों ने नहीं लेने दिया जो पूरी फीसें मांगते हैं। बच्चे किस तरह के कपड़े पहने या बहुत हद तक दर्जी खुद तय कर देता है। एक अस्पष्ट अव्यक्त सा घेरा है जो उसके गिर्द पड़ा हुआ है और वे नजरबंद कैदियों की तरह जैसे सब कुछ कर सकने के लिए आजाद है। इसलिए जब सुनीता शादी से इनकार करती है तो एक क्षण के लिए वह अपना निर्णय स्वयं लेती है और हल्की सी सार्थकता का उसे एहसास होता है। उसका अपना वजन कुछ बड़ा सा है और वह फिर नौकरी की तलाश में जुट जाती है। कोई छोटी सी सर्विस मिल जाती है और बहुत छोटे छोटे फैसलों की बंदी बंदी सी आजादी महसूस करने लगती है। वह बिना किसी से पूछे एक पाव दूध बढ़ा लेने का फैसला कर लेती है, पानी जमा करने के लिए रबर का पाइप लाने का निर्णय ले लेती है और अपने लिए ब्लाउज का कपड़ा पसंद करने का हक पा जाती है। घर में कुछ प्याले प्लेटें और आ जाए, यह निर्णय लेने लगती है। पिताजी को नया जूता ले देना चाहिए, यह कह सकने का अधिकार पा जाती है। माँ का इलाज किसी डॉक्टर के यहाँ होना चाहिए, इस पर राय दे सकने की स्थिति में हो जाती है। प्रथम अंश यहाँ तक हमने देखा। अगला हिस्सा अगली तासिका में देखते हैं।